वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टाफिंग का पार्ट टू। तो पार्ट टू में बच्चा जो हम देखने वाले हैं आज वो परफॉर्मेंस अप्रेजल। लास्ट हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट खत्म किया था। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि हम अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मीजर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम? मीजर करने वाले हैं कि उसने जो काम किया है वो कैसा किया है। अब हम मीजर कैसे करेंगे? मीजर तो हम तभी कर पाएंगे ना सर कि हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे होंगे और उन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हम उसको एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अगर उसने काम अच्छा किया है तो क्या करेंगे, उसे पियर्स करेंगे, अप्रेजल देंगे। किसके थ्रू? सीनियर्स के थ्रू। मतलब जैसे किया जाता है ना कि अगर आप बाई चांस अगर आप डोमिनोज विजिट करते हो तो आपने देखा होगा वहां पे ना एक ऐसे फ्रेम लगा होता है, उसमें स्टार ऑफ द मंथ लिखा होता है। इट इज ए टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ अप्रेजल, है ना। ये भी एक तरीके का क्या है बच्चा? अप्रेजल है। आगे बात समझ में? तो इसमें क्या करते हैं, पीयर रिकॉग्निशन होता है कि भाई उसको स्टार ऑफ द मंथ बना दिया, सीनियर्स उसकी तारीफ कर देते हैं, कई बार इसी बेसिस पर उसको प्रमोशन भी मिल जाता है ना। तो वो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जरूरी है। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को पहले बेसिक स्टैंडर्ड जो मेरे प्री स्टैंडर्ड है उनके अगेंस्ट में क्या करेंगे, हम उसको मीजर कर लेते हैं। आगे बात समझ में कि सर जो हमने स्टैंडर्ड बना रखे होंगे उसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और वो अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से चलता है तो फिर हम उसको पेयर। सेकंड थिंग इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लान। ये तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता होगा। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, मैं पहले आगे भी और डिटेल में भी आएगा ये कि इसमें वर्टिंग, इसमें क्या होता है, इंक्रीज द स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय, इंक्रीज द स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अरे भाई सेट हो जाओ, है ना। प्रमोशन का मतलब क्या है? इट इंक्रीज द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के स्टेटस को इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे? बिल्कुल, कैसे इंक्रीज करेंगे जल्दी बताओ। उसकी सैलरी बढ़ा के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा के, उसकी पोजीशन बढ़ा के, है ना। होती है ना बच्चा पोजीशन। जब आप लाइफ में कहीं काम करते हो, काम करोगे तो आपको प्रमोशन चाहिए नहीं चाहिए? तो प्रमोशन चाहिए तो पहले तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल ही तो होगा जिसमें आपका परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाएगा कि आप किस तरीके के परफॉर्मर है। और फिर जब आप इवेलुएट चेंज कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी? प्रमोशन मिलने वाला है। ठीक है, हाँ या ना। इसके अलावा अदर पर्क्स और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आपको टूर मिल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको टूर दे देंगे कि भाई जाओ घूम के आओ। और भी बहुत सारी चीजें वो प्रोवाइड करा सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे हाउस रेंट प्रोवाइड करा देगी ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी कवर कर देगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तुम्हारी पोजीशन बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें होने वाली है। ठीक है सर। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट बच्चा कंपनसेशन। ये तो बहुत जरूरी है ना। तो बेसिकली कंपनसेशन क्या है? तो कंपनसेशन क्या है बच्चा? वो रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब वो वाला अमाउंट जो कौन देता है, एम्प्लॉय को मिलता है अपनी सर्विस के बिहाफ पे। किसके हिसाब बिहाफ पे? अपनी सर्विस के बिहाफ पे। यानी जो सर्विस या जो एम्प्लॉय जो काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उस काम के बदले उसको जो पैसा मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन। बिल्कुल सही बात है सर। एज ए सैलरी मिलेगा, कमीशन भी मिलती है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने काम किया उस वर्क के बदले जो भी हमें पैसा मिला वो दैट इज रेमुनरेशन। वो क्या हो गया? रेमुनरेशन। और उसको बोलते हैं कंपनसेशन। अब कंपनसेशन ना फाइनेंशियल से दो तरीके से है, देखो। टाइम रेट वेज प्लान और पीस रेट सिस्टम। अब दोनों में सिस्टम देखो। टाइम रेट का मतलब होता है जैसे आपके टीचर्स, है ना, आपकी सरिया में हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसको पीसे उनको पीसेस के हिसाब से पैसा मिलता है, टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा। सर उनको टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है कि जितने पीरियड वो लेते हैं उसके हिसाब से पैसा। तो यानी जब आप टाइम के बिहाव पे पैसा लेते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन को जितना टाइम दोगे उस बिहाफ पे पैसा लिया जाएगा। दैट इज टाइम बेस्ड सिस्टम। आगे बात समझ में? पीस रेट सिस्टम क्या होने वाला है? परफॉर्मेंस बेस्ड की भाई जितनी यूनिट्स आप बनाओगे उसके हिसाब से आपको पर यूनिट के हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा। आपने 100 यूनिट बनाई, लेट से 10 रुपए की यूनिट है। कितनी? 10 रुपए की यूनिट है। आपने एक दिन में 100 यूनिट बनाई तो 100 × 10 सीधा हिसाब आपको कितना मिलने वाला है? 1000 मिलने वाला है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से भी आपने कितने घंटे काम किया है, पर डे, पर मंथ। इसमें पर आवर पर डे, इसमें पीसेस की बात नहीं करेंगे हम टाइम की बात करेंगे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम डिवोट किया है, उस हिसाब से आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे मिलने वाला है। पीस रेट सिस्टम में क्या होने वाला है? बहुत सिंपल सी बात है सर, आगे समझ में कि जितनी पीस या जितने आउटपुट हम देंगे ऑर्गेनाइजेशन में उसी हिसाब से मुझे क्या मिलने वाली है? पेमेंट मिलने वाली है। बिल्कुल ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चा।
तो अब जो मेरे पास आता है वो आता है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। भाई नीचे हो जाए, बात नहीं मानता कभी कभी मेरी यार। आ जा भाई, सुन लिया कर, ऐसे तो मत किया कर कम से कम, है ना। तो अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग में क्या क्या चीजें आती है। तो स्टाफिंग में बेसिकली तीन चीजें आती है। रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सही बात है। सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। और फिर ट्रेनिंग। तो तीन चीजों को आप पढ़ने वाले हो, और जब ये तीन चीज हमारी खत्म हो जाएंगे तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्लोली स्लोली हम इन तीन चीजों को अब कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज क्या है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल कि भी कैंडिडेट को जॉब के लिए अप्लाई करना, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल आएंगे उतने ही ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होंगे एम्प्लॉयज को चूज करने के लिए। सिलेक्शन, कि भाई जिन्होंने हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई किया होगा उन सबको अब हम क्या करने वाले, सिलेक्ट करने वाले। लास्ट क्या होगी, ट्रेनिंग, कि भाई सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को क्या करना है, ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग से मैंने आपको पहले भी बता रखा है हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग से उनकी नॉलेज को इंप्रूव करते हैं, और नॉलेज और स्किल को क्या करना होता है, हमें इंप्रूव करना होता है। इसी इंप्रूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, ट्रेनिंग। तो कितने एस्पेक्ट हो गए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो आओ अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि एक एक क्या होता है। चलो गाइस, तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करता हूं। तो अगर मैं बात करूं जनरली मेरे पास दो है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, एक तो इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल में क्या होगा, दो तरीके होते हैं, प्रमोशन और ट्रांसफर। इंटरनल में कितना, दो तरीके, प्रमोशन और ट्रांसफर। ये हम अभी पढ़ने वाले क्या होता है। एक्सटर्नल में तो बहुत सारे हैं, एक्सटर्नल में आप देखोगे बहुत सारे हमें दे रखे हैं, जिसमें हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन और वेब पब्लिशिंग। ये सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, जिसमें सबसे पहला है ट्रांसफर। क्या होता है, सबसे पहला क्या है बच्चा, ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, देखो ट्रांसफर का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी कई बार हम क्या करेंगे, कई बार अगर मैं आगे जाऊं तो मैं आपको समझा दूं क्या होगा। हम एक पोजीशन से, यानी मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा स्टाफ है, तो मैं यहां से सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दूंगा। यानी विद इन द डिपार्टमेंट हो सकता है, बिल्कुल सर। एक ब्रांच से, ब्रांच वन से मैं कहां भेज सकता हूं, ब्रांच टू में भेज सकता हूं। सर मेरी एक ब्रांच में है तो मैं इससे क्या करूंगा, यहाँ पे स्टाफ है, यहाँ स्टाफ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब ये चेंज सिटी के हिसाब से भी हो सकता है, किसके हिसाब से हो सकता है, सिटी के हिसाब से भी हो सकता है, हाँ या ना। तो सर जब ये कर रहे हैं तो ये क्या है, आप देखोगे तो ये हमेशा ज्यादातर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। हम इसलिए बोलते हैं जो ट्रांसफर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बढ़ती, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बेसिकली सेम पोजिशन में आपको ट्रांसफर किया जाता है, सेम पोजिशन में क्या किया जाता है, आपको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो ट्रांसफर क्या है, तो ट्रांसफर यही तो कह रहा है कि भाई स्टाफिंग ऑफ एम्प्लॉय क्या, वन टू अनदर, एक से दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द, इसमें क्या होता है ज्यादातर, मैंने बता दिया क्या सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये कौन सा मूवमेंट है सर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है सर, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, क्योंकि इसमें शिफ्ट होता है ना। हमें इसमें पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। नेक्स्ट है बच्चा, ट्रांसफर हेल्प टू डील इफेक्टिवली विद द इशू ऑफ ओवर स्टाफिंग। ये बात समझ में आई, ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग कैसे, मान लीजिए मेरे यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज है, ठीक है, और मुझे यहाँ जरूरत 95 की है, और हो सकता है जो मेरी ब्रांच टू है, ब्रांच टू में मेरे पास 90 है, लेकिन यहाँ पे जरूरत मुझे 96 की है, तो एटलीस्ट 5 जो स्टाफ है वो यहाँ आ जाएगा ना। तो जहां ओवर स्टाफिंग थी वहां से मैं सेंड कहां कर दूंगा, जहां पे मेरी अंडर स्टाफ है, जहां पे स्टाफ कम है। तो इस वजह से ट्रांसफर में कई बार हमारा जो ओवर स्टाफ वाली प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाती है, सही हो जाती है, सही हो जाती है। आगे बात समझ में, बिल्कुल सर। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे नहीं है, नहीं है, चलो। अब ये क्या है,
ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि बच्चा ये लास्ट ईयर भी एग्जाम है। ये मान लो किसी ना किसी सेट में लास्ट 3 साल से 2024 में भी आया, 2025 में भी आया, 2026 में भी आया, और मैं आपसे कह रहा हूं 2027 में भी ये आएगा, और ये 2027 में भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? किसी ना किसी सेट में आपको जरूर दिख जाएगा। प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर आपने ट्रांसफर तो समझा दिया, प्रमोशन भी बता दो, तो प्रमोशन की बात भी कर लेते हैं। चलो प्रमोशन क्या है? अब इसमें क्या होगा? अब इसमें पोजीशन हायर हो जाए, क्योंकि मैं आपको समझा। प्रमोशन देखो, ट्रांसफर में क्या हो रहा था सर? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सेम पोजीशन में बात जा रही थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब प्रमोशन में क्या होगा? प्रमोशन में बच्चा जनरली हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, कि उसको हायर पोजीशन पे ट्रांसफर करने वाले अपने एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशन पे कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा? बिल्कुल फायदा होने वाला है। क्यों फायदा नहीं होगा भाई? क्योंकि अब हमारा क्या, स्टाफ को मोटिवेशन होगा, बहुत सारी चीजें होती है, मेरिट्स वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल सर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो एक तो दो चीजें हो गई, एक तो हमें एम्प्लॉय लोअर से हायर पे चला गया, हायर पोजीशन पे चला गया। अब पोजीशन ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा, सैलरी तो भाई ज्यादा मिलनी मिलनी है। प्रमोशन का फायदा क्या है? नेक्स्ट वर्टिकल मूवमेंट है। ये कौन सा वर्टिकल मूवमेंट है? क्योंकि ये मूवमेंट होता है ऐसे, मान लो आपका सुपरवाइजर को मैं आपके को मैनेजर बना रहा हूँ, तो सुपरवाइजर से कहां पहुंचा वो? मैनेजर पे पहुंचा। तो ये कौन सा वर्टिकल है? यहाँ क्या हो रहा था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को मैंने सेल्स मैनेजर के उसमें भेज दिया, सेम पोजीशन पे। ये ट्रांसफर हो गया और ये प्रमोशन हो गया। और जो प्रमोशन है, जो मेरा क्या है, प्रमोशन है, उसमें क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, सैलरी बढ़ेगी, है ना, पर्क्स भी बढ़ जाएंगे, हाँ या ना। प्रमोशन क्या ऐसा होता है? पॉजिटिव इंपैक्ट होता है एम्प्लॉयज पे। पॉजिटिव इंपैक्ट क्यों होगा? क्योंकि बच्चा, जब हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रमोशन, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रमोट करने वाली है हायर पोजीशन के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होने वाला हूं या नहीं होने वाला। अगर मुझे ये पता लग जाए यार ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या कर रही है, जब भी प्रमोशन नहीं देना तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डाल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे ये पता लग जाए ऑर्गेनाइजेशन में इवेल्युएशन होता है परफॉर्मेंस का, उसी हिसाब से प्रमोशन होते हैं, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा या नहीं करूंगा? सर बिल्कुल करोगे, आप क्यों नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा ही आपको, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखना है फिर क्या है। अब इसकी लिमिटेशंस देख लो। तो लिमिटेशन में कुछ नहीं, देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से स्टाफ लेने वाले, तो क्या जो नया टैलेंट है हमारे पास वो आने वाला है? नहीं सर। तो इसकी पहली लिमिटेशन तो यही है कि हमारे पास फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, क्योंकि सर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही चीजें ले रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही इंप्लॉय ले रहे हैं, तो बाहर वाले तो आने का मतलब ही नहीं है। और ये फ्रेश इंप्लॉय क्या हो सकते हैं? लिथार्जिक, मतलब आलसी हो सकते हैं। क्यों? अगर उनको ये बात पता लग जाए कि प्रमोशन जो है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे, तो क्या आप कोई काम करेगा? नहीं, क्योंकि उनको पता है जब इतने साल उन्हें काम करते हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रमोशन मिलने वाला है। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन मे बी हैम्पर्ड, यानी कंपटीशन, भाई इंप्लॉयज में कंपटीशन आएगा, बाहर वालों से नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एम्प्लॉय में ऑफ्टन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं गया कहीं पे, आप समझो ना कि मुझे कहीं जाना है, मैं काम करने में ना बच्चा एकदम से ऐसे नहीं कि मैं अपना इफेक्टिव हो जाता हूँ, मुझे वहां सेटल होने में कुछ टाइम लगता है, हमेशा लगता है। टाइम लगता है नहीं लगता? हाँ सर बिल्कुल लगता है, टाइम हो लगता है सेटल होने में। तो जब सेटल होने में टाइम, अब मैं वहां सेटल हुआ, आपने मुझे उठाया दूसरी ब्रांच में भेज दिया, तो सर ये तो और भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जब बार बार ट्रांसफर होगा तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है बच्चा। किस पे फर्क पड़ेगा? एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। चलो बहुत अच्छी बात है, तो आगे तो नेक्स्ट चीज क्या है बच्चा? अब हम बात करेंगे कौन से? एक्सटर्नल। तो मैं एक बार इंटरनल रिपीट करा देता हूं आपको, जिससे आपको, देखो मैंने आपको बताया हमारे पास स्टाफिंग के कितने एस्पेक्ट्स हैं, मेरे साथ रिपीट करेंगे जल्दी जल्दी। स्टाफिंग के 3 एस्पेक्ट है, कितने? 3। सर कौन कौन से? सर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और, जल्दी बताओ, लास्ट क्या था? ट्रेनिंग,
ठीक है सर। रिक्रूटमेंट के कितने सोर्सेस, फिर हम आगे रिक्रूटमेंट में गए। रिक्रूटमेंट में होता है कि लोग हमारे पास क्या करें, जॉब के लिए अप्लाई करें, और जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है उनको हम क्या कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरह आगे लेके जाने वाले, जिससे में हम लोगों को क्या करने वाले, अट्रैक्ट करने वाले, क्योंकि जितने ज्यादा मेरे पास लोग आने वाले उतने ही ज्यादा मेरे पास ऑप्शंस होने वाले चूज करने के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल। फिर हम आते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कितना है सर, दो तरीके से। कौन कौन सा, इंटरनल और एक्सटर्नल। कौन सा, इंटरनल और एक्सटर्नल। याद करो मेरे साथ में, कितने सर, दो प्रोसेस है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बात करते हैं इंटरनल की, तो इंटरनल में कितने सर, दो चीजें, प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन में क्या हो गया, सब बोलोगे मेरे साथ साथ, बोलो एक साथ, प्रमोशन में क्या होगा बच्चा। देखो प्रमोशन में क्या होने वाला है, प्रमोशन में सर एक तो एम्प्लॉयज की क्या होने वाली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है, उसकी जॉब पोजीशन बढ़ने वाली है। ये कौन सा मूवमेंट है सर, वर्टिकल मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने वाला है, क्या होने वाले, एम्प्लॉयज मोटिवेट होने वाले हैं। इसके अलावा सर कुछ और, हाँ बिल्कुल हो, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि, और क्या होगा सर इसमें, आप मुझे ये बताओ कि और क्या क्या हो सकता है। फिर ट्रांसफर, तो ट्रांसफर की बात करें, बिल्कुल बताओ सर। तो ट्रांसफर कैसा मूवमेंट था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बढ़ती। या तो ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में होगा, एक एक मेरी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में हो सकता है, या कई बार क्या होता है, शिफ्ट भी चेंज होती है, भाई सुबह वाले को शाम में, शाम वाले को सुबह में कर सकते हैं। इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है सर, ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अच्छा मैंने आपको इसके बेनिफिट्स नहीं बताए ना बच्चा, आप मुझे याद दिलाया करो यार, ऐसा नहीं होता ना, मुझे आप याद नहीं दिलाओगे तो कैसे पता लगेगा मुझे। ये बातों से तो आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर। चलो अब हम बात कर, जब लिमिटेशंस तो मैंने बता दी, फायदे मैंने बताए नहीं, तो फायदे क्या है बताओ बच्चा। एम्प्लॉयज, अब अगर आप इंटरनल सोर्स है तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि क्या सर, वो मोटिवेट होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, वो मोटिवेट होने वाले अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, सिंप्लीफाई कर देता प्रोसेस सिलेक्शन को, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लोगों में से सिलेक्शन लेना नहीं है। अंदर जो जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको हम प्रमोशन कर देंगे। ठीक है सर। दूसरा, एक तो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी इतना पैसा खर्च नहीं होता, और इंटरनली हमेशा चीपर होता है। यानी बाहर क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, इंटरव्यूज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को हायर करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, तो ये एक्चुअली चीपर भी है। तो मोटिवेट होता है एम्प्लॉयज, सिलेक्शन और प्लेसमेंट के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की कॉस्ट भी आपको बचा देता है, क्योंकि पहले से ही वो एम्प्लॉय ट्रेंड और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसको पहले से ही पता होंगे, और इंटरनली क्या होता है, चीपर होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि सर लिमिटेशन बता दो, फिर मैंने लिमिटेशन के लिए क्या, एक तो मेरे पास क्या नहीं आने वाला, फ्रेश टैलेंट नहीं आने वाला, क्योंकि हम इंटरनली कर रहे हैं तो बाहर से आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर दूसरा, लिथार्जिक होगा, बिल्कुल सर, लिथार्जिक होंगे, हो जाएंगे एम्प्लॉयज। कई बार किसी केस में क्या हो सकता है, एम्प्लॉयज लिथार्जिक हो सकते हैं। इसके बाद कंपटीशन एम्प्लॉयज में क्या हो सकता है, हैम्पर्ड हो सकता है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है बच्चा, लास्ट वाला है प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होती है, कई बार कम हो जाती है, अगर हम बार बार क्या करें, अगर हम बार बार एम्प्लॉयज को क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ। अगर बार बार हम एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करते हैं, या ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे कई बार ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे जो एक्सटर्नल है बच्चा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।